आज प्रत्याहार का लास्ट चैप्टर है। अब प्रत्याहार ख़त्म होगा, बाद में देखेंगे क्या करना है। और आज रामनवमी भी है और ये नवरात्रि के दिन बहुत शुभ दिन होते हैं, जिसके अंदर हम जिसको साधना पक्व बनानी है वो साधना अच्छी तरह कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि कई लोगों ने गायत्री मंत्र का या दूसरा प्रयोग किया होगा। अब ये प्रकृति के अंदर कुछ ऐसा है कि कुछ समय ऐसा आता है कि जिसके अंदर कुछ एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। तो उस समय हम जब साधना करते हैं तो हमें बहुत गहरा इसकी साधना हो सकती है। जो नॉर्मल कोर्स में हम जिसको साधना के अंदर ज़्यादा समय लेते हैं वो जो है वो यहाँ हम नॉइस रिमूवल कर दूँ तो ज़्यादा जो है वो साधना जो है वो और गहराई से हो सकती है। इसलिए साल में जो 2 नवरात्र आती है उसका खास लाभ लेना चाहिए। उसमें इंटेंसिटी के साथ और ख़ास के जो लोग को जप का प्रयोग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये नवरात्रि के अंदर इसी तरह कुछ पृथ्वी के ऊपर एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। जैसे कि कुछ स्पॉट्स भी ऐसे हैं, हम कई जगह पर जाते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी फील होती है। जैसे हमारा जो कुछ प्राचीन हमारे जो तीर्थ हैं या प्राचीन मंदिर में हम जाते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है, क्योंकि वहाँ एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड होती है तो हमें कुछ प्रकार के वाइब्रेशंस फील होते हैं। तो इसीलिए ऐसी जगह पर कभी कभी जाना या और नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और उसके अंदर जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो नवरात्रि के अलग अलग रूप की साधना आराधना करते हैं। तो वो अलग अलग नाम और अलग अलग उनको जो उनकी साधना पद्धति वगैरह दिया है। वास्तव में तो शक्ति एक ही है, पर क्योंकि वो शक्ति के अलग अलग काम होते हैं तो उसके हिसाब से उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं और उसकी साधना भी उस प्रकार होती है। जैसे कि शक्ति का एक नाम दिया गया है काली। तो काली जो है, काली का अर्थ होता है भक्षण करने वाली। अब भक्षण काली से आया काल, तो काल हमेशा भक्षण करता है। हर समय जो है वो हर चीज़ का भक्षण होता जाता है। भक्षण मतलब कि एक विसर्जन या ख़त्म होते रहना। तो हमारा शरीर जन्म लेता है और उसके बाद में तुरंत ही हमारी जो यात्रा ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी मृत्यु की ओर की यात्रा चालू हो जाती है। जन्म से लेके ही मृत्यु की ओर की यात्रा चालू हो जाती है। और वो जो भक्षण होता है समय में, वो जो है वो काली का फंक्शन है। इसीलिए काली एक रूप दिया नवरात्रि के अंदर। तो इस तरह अलग अलग नाम है और अलग अलग रूप है, पर अल्टीमेटली वो फंक्शनल नाम है क्योंकि वो इस तरह के काम करते हैं। कहाँ जो सर्जन का होता है तो वहाँ अलग नाम है और उसका वो काम सर्जन का होता है। कई जगह पर उसका वो मेंटेनेंस का या पालन पोषण का काम होता है तो वहाँ उसका अलग नाम है, उसका अलग कामगिरी होती है। इस तरह जो है वो शक्ति के अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है और अलग अलग उसकी साधना पद्धति है। तो ये एक जब भी इस तरह का मौका मिले तो हमें खास इसका लाभ उठाना चाहिए। और आज रामनवमी का भी शुभ दिन है। अब राम कौन है? तो तावरिया जी को तो सत्यम को ही राम कहते थे। जो राम है या जो आत्म तत्व है उसको भी वो राम कहते थे। तो उनकी किताब के ऊपर जो राम शब्द लिखा होता था कि भाई ऑथर राम, सब्सक्राइबर एस एन तावरिया,
तो उसको कहने का मतलब ये था कि राम जो हमारा आत्म तत्व है वो राम है, और वही इसके साथ जब कम्युनिकेशन होता है तो वो बहुत सारा हमें गाइड करता है। और जो लोग ऐसी एक कुछ उम्दा चीज़ जो लिखते हैं उनके अंदर से जो आती है वो भी क्योंकि राम के साथ कनेक्शन होता है अंदर, तो उसके द्वारा ऐसी अद्भुत चीज़ें निकल के बाहर आती है और हमें साधना के बारे में या परमात्मा के अलग अलग रूप के बारे में जानने को मिलता है। तो राम जो है, एक तो राम दशरथ नंदन राम हो गए, राम जिसको हम राम भगवान कहते हैं, पर राम का जो निर्गुण निराकार रूप है वो सत्यम है या तप है या हमारा आत्म तत्व है, तो वो भी राम है। तो राम की साधना जो है, कहते हैं कि राम की साधना राम से पूर्व से थी, मतलब जब राजा राम का जन्म हुआ उससे पहले भी राम की साधना तो राम का नाम तो प्रचलित था, क्योंकि वो सत्यम और जना के अनुसंधान के अंदर है। इसीलिए राम जो है शब्द वो बहुत पुराना है, और राम अपने आप में एक मंत्र जप भी है। जैसे ओम है, ओमकार जैसे पावरफुल एक शब्द है, इतना ही पावरफुल शब्द राम है। तो राम 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 जो जपते हैं उससे भी वो मोक्ष की यात्रा कई संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। तो राम शब्द के अंदर वो एक चमत्कारिक शब्द है। तो ये एक रामनवमी के संदर्भ में। अब प्रत्याहार का चैप्टर लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये अंदर जो सर्किट बनती है और उसकी स्पीड धीमे धीमे बढ़ती है। पहले तो 1 मिनट में एक सर्किट की साइकिल चलती है, धीरे धीरे करके 1 मिनट में 7, फिर 1 मिनट में 600, फिर 1 मिनट में आगे जाके 1800 और लास्ट में 3600। तो पर मिनट 3600 उसका रिवॉल्यूशन अंदर, सर्किट का रिवॉल्यूशन अंदर घूमता रहता है, मतलब प्राण अंदर सर्कुलेट करता है रहता है 1 मिनट के अंदर, और वो पूरा शुद्धि का काम करता है। वो पूरा संस्कारों को या यूँ कहे कि मेमोरी पैटर्न को तोड़ने का काम करता है। तो वो इसलिए इसको इतनी स्पीड से घुमाना पड़ता है, और ख़ास करके 3B और 3C के स्टेज के अंदर ये कामगिरी ज़्यादातर होती है। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था। और जब व्यक्ति नॉर्मल होती है तो फिर धीरे धीरे करके वो स्पीड को कम करता जाता है वो साधक योगी, और फिर उसको एकदम नॉर्मल बना देता है। तब फिर उसकी जो उसका एक्सपीरियंस वहाँ ख़त्म हो जाता है, और फिर वो अंदर रिवॉल्यूशन बंद हो जाते हैं और वो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह साधना और साधना के परे की स्थिति जिसको उत्थान कहते हैं, तो वो स्थिति के अंदर फिर उसको नॉर्मल होना पड़ता है। अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 313, लास्ट पैराग्राफ। It is not possible to describe and convey by language, as all this is felt intuitively and is not the outcome of any sense perceptions, that is experienced through the 5 senses and sense organs. अब यहाँ जो 3B और 3C के स्टेज के अंदर उसको जो एक्सपीरियंस होता है, उसमें पहली बात तो ये है कि उसको वहाँ 5 इंद्रिय काम नहीं करते, इंद्रिय और इंद्रिय ऑर्गन काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि भाई यहाँ इंद्रिय को सस्पेंड बंद कर दिया जाता है। खाली UDM यूनिवर्सल डिवाइन माइंड का फ्लो ही अंदर रहता है, और डायग्राम सी के अंदर तो वो भी नहीं होता है। वो जो है UDM भी अपने आप को रिसीट कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 5 सेंसेस तो काम नहीं करते हैं, इसीलिए वहाँ जो उनको इंट्यूटिवली जो अनुभव होता है, मतलब कि अंदर से जो, जैसे पहले देखा था कि फिल्म की पत्ती चलती है रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर, एक एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म जिसको आगे बताया था उन्होंने। तो वो जो यहाँ हमारा जो फ्रंट ब्रेन है, वहाँ वो साधक को उसका एक्सपीरियंस होता है, और उसको इंट्यूटिव एक्सपीरियंस कहते हैं। तो वो बाहर से नहीं आता है, वो अंदर से ही उसको एक एक्सपीरियंस आता है, और उसके अंदर ये 5 इंद्रियाँ काम नहीं करती है, पर वो जो है वो सेक्शन 1 या रजिस्ट्रेशन एरिया जिसको कहते हैं, वहाँ वो एक्सपीरियंस जो है वो रजिस्टर
हो जाता है। These experiences are very fast and difficult to record properly unless repeatedly experienced। तो ये चीज़ इतनी फास्ट होती है, ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं अंदर का जगत का जो साधक को अनुभव होता है। अभी बाहर के जगत का अनुभव तो बंद कर दिया उसने, अंदर का जगत उसने खोला है, और अंदर से जो कुछ आत्मा के अनुभव की अंदर से जो अनुभव उसको होते हैं, उसकी फिल्म की पत्ती चलती है। वो इतनी फास्ट चलती है कि उसको समझना, उसको पकड़ना और उसका रिकॉर्डिंग, ये सब बहुत मुश्किल होता है। पर साधक बार बार एक ही एक्सपीरियंस दोहराता रहता है, अंदर रिपीटेडली ये एक्सपीरियंस होता रहता है, तो फिर धीरे धीरे ये सीख जाता है कि किस तरह इसको इंटरप्रेट करना, वो अनुभव को, या इसको किस तरह उसका ये जो रिकॉर्डिंग करना, या रिकॉर्डिंग होता है उसका इंटरप्रेट करके उसका ज्ञान समझना, ये सब धीरे धीरे करके साधक सीखता जाता है। देयर आर 7 प्रिसाइज एरियाज। अब हमारे शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर 7 प्रकार के ऐसे एक निश्चित एरियाज बताए हैं, एक जगह बताई है 7 प्रकार की, जो हमारे 7 प्रकार के चक्र, जिसको हम चक्र कहते हैं। तो 7 प्रकार के हमारे चक्र हमारे एस्ट्रल बॉडी के अंदर आए हैं, और वो अलग अलग जगह पर है, और उसका लोकेशन क्या कहाँ है ये यहाँ आगे बताते हैं। इन ईच एरिया डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ वंस एक्सपीरियंस एट अ गिवन टाइम विल बी एक्सपीरियंस ए यूनिक सेंस ऑफ वेल-बीइंग एंड एक्सिलरेशन लेस और मोर। अब यहाँ ये जो 7 जगह है, वो उसके अंदर कुछ समय के अंदर वो साधक को जो एक्सपीरियंस होते हैं वो यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं, और उसके अंदर उसको एक वेल बीइंग की फीलिंग आती है, या एक एक्सिलरेशन की, मतलब कि एक आनंद की, खुशी की, या एक कल्याण की भावना की, उसके अंदर एक जो है एक सेंस या एक फीलिंग उसको आती है। क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि जब साधक ये साधना करता है चक्रों की, और चक्र के ऊपर जब प्राण घुमाता है और चक्र घूमता है, तो उस तरह की उसको एक वेल बीइंग की और ये एक अंदर से एक आनंद आता हो, इस तरह की साधना से उसको एक अनुभूति होती है। तो ये साधना बहुत रोचक है, बहुत आनंदप्रद साधना होती है। जब ये 3B के अंदर इस तरह का जो चक्रों का रोटेशन होता है, तो वो साधना बहुत ज़रूरी है। एक तो उससे रिलेटेड जो संस्कार है वो भी टूटते जाते हैं, क्योंकि हर चक्र के साथ कोई ना कोई संस्कार जुड़ा हुआ होता है। तो चक्र की साधना, चक्र की शुद्धि के साथ में संस्कारों की शुद्धि हो जाती है, और फिर बाद में उसको एक वेलबीइंग की और एक्सिलरेटिंग एक फीलिंग उसको आती है। अब 7 चक्र कहाँ है, कौन सा है, और उसकी यहाँ लोकेशन बताते हैं। द 7 एरियाज आर: नंबर 1, बिलो एंड बिहाइंड द रूट ऑफ सेक्स ऑर्गन, दैट इज मूलाधार एंड स्वादिष्ठान। तो चक्र का नाम है मूलाधार और स्वादिष्ठान, और उसका जो एरिया है वो कहाँ है कि सेक्स ऑर्गन के पीछे के साइड में, और नीचे के साइड में, थोड़े नीचे के भाग में और थोड़ा पीछे के साइड में। या उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा टेल बोन है, हमारा जो वर्टिब्रास है, हमारे स्पाइनल कॉलम है, उसमें लास्ट जो वर्टिब्रा है, टेल बोन, वहाँ हमारा मूलाधार चक्र स्थित है। और उससे थोड़ा ऊपर ट्रायंगल, थोड़ा सा स्लैंट थोड़ा इसका ये डायरेक्शन होता है, तो वो स्वादिष्ठान है। मतलब कि जो सेक्स ऑर्गन की ओर झुका हुआ जो है वो स्वादिष्ठान है, और उससे थोड़ा नीचे के हिस्से में पीछे की ओर जो है वो मूलाधार है। तो उसकी एक पैर है, तो यहाँ मूलाधार स्वादिष्ठान इस तरह उसको बताया। फिर दूसरी पैर है वो नेवल, मतलब कि नाभि एरिया है, वहाँ जो है 2 चक्र है, उसको मणिपुर और कुंडलिनी कहते हैं। तो मणिपुर जो है वो पीछे सेंटर में है, और उसके राइट साइड के अंदर कुंडली है।
अब ये दूसरी बात ये समझनी है, और आगे भी हमने ये स्पष्टता की थी कि ये सारे के सारे चक्र जो है वो सुषुम्ना से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चक्र कोई हमारे शरीर के अंदर अद्धर है। वो सुषुम्ना, और सुषुम्ना कहाँ है? सुषुम्ना हमारे जो स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल कॉलम के अंदर, एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो है वो सुषुम्ना है। तो सुषुम्ना के साथ हर एक चक्र जुड़ा हुआ होता है। और दूसरी बात हमने ये देखी थी कि ये हर एक चक्र जो है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। क्योंकि हम उसका पिक्चर देखते हैं तो वर्टिकल पिक्चर होता है किताबों के अंदर, तो हमें कई बार ऐसे कल्पना हो जाती है कि भाई ये सब चक्र जो है वो वर्टिकल है, पर वो वर्टिकल नहीं है, वो बॉडी के अंदर हॉरिजॉन्टल उसकी स्थिति होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो दूसरा है मणिपुर और कुंडली, जो कि नाभि के एरिया में है। तीसरा है द पार्टिंग ऑफ द रिब्स इन द लोअर चेस्ट above the diaphragm, a little below the point of the heart, अनाहत, लेफ्ट एंड राइट हाउस। अब अनाहत चक्र जो है जिसके दो भाग है, और वो कहाँ है कि जो डायाफ्राम का जो निचला हिस्सा है, और हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट का भी थोड़ा नीचे की साइड जो है, जहाँ से रिब अलग होती है, वो जो जगह है, तो वो जगह के ऊपर से ये चक्र जो है वो हार्ट चक्र है, जिसको हार्ट चक्र या अनाहत चक्र कहते हैं। इसको अनाहत चक्र योग की भाषा में कहते हैं। और उसके लेफ्ट और राइट दो हिस्से होते हैं। तो ये और ये भी पीछे स्पाइनल कॉलम के साथ जुड़े हुए होते हैं, सुषुम्ना के साथ। चौथा, द होलो ऑफ द नेक बिटवीन the collar bones and each or so under the skin, विशुद्धि, anterior and posterior house। तो विशुद्धि चक्र जो गले के अंदर है, जो हमारा कॉलर बोन है, उसके उसके अंदर का वह हिस्सा है जो एक होलो होता है, पोला होता है, वहाँ ये चक्र स्थित है। पर उसके दो हिस्से, इसके भी दो हिस्से हैं, पर ये यहाँ लेफ्ट राइट में नहीं है, वो आगे पीछे है, एंटीरियर है और पोस्टीरियर है। तो एक पार्ट जो इसका है विशुद्धि का, वो पीछे के हिस्से में है, और एक आगे के हिस्से में है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। उसके बाद जो है द बेस ऑफ द नोज वेयर द ब्रिज स्टार्ट्स अबाउट एन इंच अंडर आग्ना। तो ये आग्ना चक्र है, वो कहाँ है कि हमारे एक्चुअली तो हमारे जो दो आईब्रो है उसके बीच में जो सेंटर है, और वो सेंटर से अंदर हम अंदर की ओर जाते हैं, वहाँ अंदर की ओर एक ये चक्र है जिसको आग्ना कहते हैं। इसको थर्ड आई भी कहते हैं अलग अलग परंपराओं के अंदर, या उसको पिनियल आई भी कहते हैं, क्योंकि जो पिनियल ग्लैंड है हमारे ब्रेन के अंदर, वो वहीं पर है। जो आग्ना चक्र का जो हिस्सा है या एरिया है, वो फिजिकल में जो पिनियल ग्लैंड है वही हिस्सा है, पर आग्ना चक्र एस्ट्रल में है, पिनियल ग्लैंड जो है वो फिजिकल के अंदर है। तो ये आग्ना चक्र का हिस्सा है। और ये चक्र बहुत पावरफुल चक्र होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें का साधना के अंदर, या खास करके जब शक्ति का आदान प्रदान करना होता है, गुरु शिष्य को शक्ति देते हैं या उसकी शक्ति जागृत करते हैं, तो ये सारी क्रियाएं जो है वो आग्ना चक्र से होती है। तो आग्ना चक्र बहुत पावरफुल चक्र है, पर उसको ट्रेन करना पड़ता है लंबे समय तक। तो उसका जो एरिया है, ये हमने देखा कि ये हमारे फोरहेड का जो निचला हिस्सा है उसका अंदर का भाग। फिर आता है द एंड ऑफ द हेयर पार्टिंग एट द बैक एंड ईच और सो अंडर द क्राउन ऑफ द हेड सहस्त्रार। तो जहाँ से हमारा जो बाल है वो पीछे की ओर जो मुड़ते हैं, या जो हमारे पहले जो हम ब्राह्मण लोग वगैरह जो चोटी रखते थे, तो चोटी का जो भाग है वो भाग जो है वो हमारा सहस्त्रार चक्र है। वहाँ उसको क्राउन चक्र भी कहते हैं,
या सहस्त्रार भी कहते हैं। तो मस्तिष्क के ऊपर के हिस्से के अंदर वो ये सहस्त्रार चक्र है। और लास्ट में डीप विद इन द मिड ब्रेन इन द सेंटर बिंदु। तो मिड ब्रेन जो है हमारा बीच में वाला हिस्सा ब्रेन का, उसके अंदर के हिस्से में एकदम डीप में जो होता है अंदर, वो एक सेंटर के अंदर वो जो चक्र है उसको बिंदु चक्र कहते हैं। तो इस तरह 60 प्रकार के चक्र हमारे अंदर शास्त्रों के अंदर भी बताए। हालांकि तावरिया जी ने ये बिंदु चक्र और कुंडली चक्र सामान्य तौर पे शास्त्रों में दिखाई नहीं देते हैं, ये यहाँ उन्होंने खास अलग रूप से दिए हैं। और दूसरा ये अनाहत विशुद्धि वगैरह तो शास्त्रों के अंदर हम देखते हैं, पर उसके ये 2 भाग है, या विशुद्धि के एंटीरियर पोस्टीरियर है, इस तरह का वर्णन नहीं मिलता है। पर ये तावरिया जी का खुद का एक्सपीरियंस से उन्होंने इस तरह का ये बताया है कि अनाहत के 2 भाग है और विशुद्धि आगे पीछे के रूप में है। नॉर्मल कोर्स में सहस्त्रार को योग के अंदर ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पर तावरिया जी बिंदु चक्र को ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमारा जो आत्मा है, आत्मा वो बिंदु के अंदर रहता है। तो इसको सीट ऑफ द सोल भी कहते हैं, कि आत्मा का स्थान वो ये बिंदु चक्र है। द लास्ट 3 are very sensitive and difficult to be aware of. Sometimes it appears that our intuition to locate them, start them, but it is not so. तो ये 3 जो है ये पिछले वाले लास्ट, जिसमें जो बिंदु है, सहस्त्रार है और आज्ञा है, ये 3 चक्र बहुत सेंसिटिव है, और उसके प्रति जागृत होना या उसका लोकेशन ढूंढना और उसके ऊपर काम करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। और समटाइम्स ऐसा इंट्यूटिवली अंदर से लगता है कि हाँ यही जगह है और ये चक्र है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि कई बार हम मिसगाइड बहुत होते हैं, कोई गाइड करने वाला होता नहीं है, और ये सब अंदर का खेल होता है, तो एग्जैक्ट पता भी नहीं चलता। तो कई बार जो सहस्त्रार है और समझ लेते हैं, इस तरह ये एक बहुत डिफ़िकल्टी है, पर साधक जैसे जैसे बार बार इसका अनुभव करता जाता है, फिर उसको एक एग्जैक्ट लोकेशन और ये चक्र की स्थिति वगैरह का पता चलता है। एंड आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू थॉट्स एंड इमोशंस। तो ये 3 चक्र जो है वो अपने जो विचार अंदर चल रहे हैं, विचार की प्रक्रिया चल रही है, या इमोशंस जो भाव अंदर उठते हैं, उसके प्रति काफ़ी सेंसिटिव है। मतलब एक छोटा सा भी विचार आता है या एक गलत विचार भी आता है या इमोशंस के अंदर भी चेंज होता है, तो उसकी असर तुरंत ये चक्रों के ऊपर पड़ती है और उसका फिर रेसिप्रोकेट होता है। वहाँ से भी कोई इस प्रकार का आता है कि ये इमोशंस वगैरह जो है वो उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, वो कई बार तो बढ़ते जाते हैं। तो क्योंकि ये एरिया या ये चक्र जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन ऑल केसेस इफ थॉट्स एंड और इमोशंस कम इन दे फेड अवे। तो कई बार तो ऐसा होता है कि उसके एरिया के अंदर जब ये हमारे जो थॉट पैटर्न्स या जो इनकमिंग इम्पल्स चला जाता है, तो वो फिर वहाँ से अदृश्य हो जाता है या गुम हो जाता है, छुप जाता है, पता नहीं चलता है वो इनकमिंग इम्पल्स कहाँ गया। तो क्योंकि इनकमिंग इम्पल्स इतने सारे आते हैं, हकीकत में तो 30,000 इम्पल्स पर सेकंड आते हैं। तो कहते हैं कि 10,000 इम्पल्स तो इसी तरह गुम हो जाते हैं। जैसे कि ब्लैक होल होता है, हम ब्लैक होल के बारे में जानते हैं कि ब्लैक होल के पास जो चीज़ जाती है वो गुम हो जाती है, वहाँ से कहाँ अदृश्य हो गई पता नहीं चलता। इसी तरह इनकमिंग इम्पल्स जो है वो अगर ये हमारे अंदर का जो ब्लैक होल है वहाँ जाता है, तो फिर वहाँ से वो इनकमिंग इम्पल्स अदृश्य हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कहाँ गया वो पता नहीं चलता। और बहुत सारे इनकमिंग इम्पल्स इस तरह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तो आते हैं और इस तरह फिर ख़त्म भी हो जाते हैं।
बिंदु इज मोस्ट सेटिस्फाइंग। अब बिंदु चक्र जो है, क्योंकि वो आत्मा की जगह है, तो एक संतुष्टि का भाव वहाँ रहता है। जब साधक अपना अटेंशन ब्रेन में ले जाता है और वहाँ अपना अटेंशन ठहराता है, तो उसको एक अंदर से एक बहुत संतोष, एक इतनी एक शांति या संतोष, एक और प्रकार का भाव उसके अंदर आता है। एक गहरी शांति का उसको अनुभव होता है, एक संतोष का अनुभव होता है बिंदु के ऊपर, क्योंकि वहाँ आत्मा बैठा हुआ है। विशुद्धि इज ऑल्सो सेंसिटिव एंड एल्यूडिंग। अब विशुद्धि जो है वो भी एक सेंसिटिव है, पर वो जो है वो उसका जब अनुभव करते हैं तो जैसे कि कोई एक पता नहीं चलता है उसके अंदर। जैसे कि ये बिंदु के अंदर एक जब अटेंशन जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइप का उसको एक सेंसेशन आता है। ये विशुद्धि जो है वो भी सेंसिटिव है, पर उसके अंदर जैसे कि वो चक्र का जब ध्यान करते हैं तो उसके अंदर उसको कुछ ये नहीं होता है। मतलब यहाँ मैं उसका कह नहीं सकता हूँ क्या है, क्योंकि ये यहाँ भी कहते हैं कि उसका भी इसके अंदर भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तो उसके अंदर होता है। देखिए आगे कहते हैं इवन द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मेक्स सच एक्सपीरियंस फेड अवे। अब एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, पर वो अनुभव भी जो है आगे जाके निकल जाता है। तो वो पता नहीं कि ये एक्सपीरियंस में ये क्या होता है और क्यों निकल जाता है, पर एक पॉइंट के ऊपर उसको ये सेटिस्फेक्शन का एक अनुभव होता है, उसके बाद में वो अनुभव भी निकल जाता है। द फर्स्ट थ्री आर फेल्ट मोर इजीली बट आर ग्रॉस व्हेन कंपेयर टू द लास्ट थ्री। अब पहले के तीन जो है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, कुंडली और ये अनाहत, ये जो है वो कंपैरेटिवली ग्रॉस है, क्योंकि तीन जो है वो एकदम सटल है और सेंसिटिव है। उसके कंपैरिजन में ये मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, कुंडली और अनाहत जो है वो पूरे ग्रॉस है। यस, इन द सेंस वी मे कॉल येलो ऑर्गन एंड रेड ग्रॉसर कंपेयर टू वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। तो जिस तरह कलर के अंदर भी है कि जो बेसिक कलर है येलो ऑर्गन एंड रेड, ऑरेंज एंड रेड, वो ग्रॉस है, पर उसके अंदर से जो कलर निकलते हैं वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, वो सूक्ष्म कलर है। ऐसा ही कुछ ये चक्रों के बारे में है। पहले तीन जो है वो स्थूल है, बाकी वाले जो है वो सूक्ष्म स्तर के है। ऑल द सेंटर्स हैव इलेक्ट्रिकल ट्रेमर्स, मोस्टली वर्टिकली अप एंड डाउन। अब हर जो डायरेक्ट चक्र जो होता है उसके अंदर एक प्रकार का ट्रेमर, एक प्रकार की ध्रुजन उसके अंदर रहती है, और उसकी फीलिंग जो है वो अप और डाउन के रूप में आती है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल विद्युत की जैसे कि ध्रुजारी कैसे होती है, इसी तरह की ये चक्र, हर एक चक्र के अंदर एक धीमा सा कंपन हमेशा एक रहता है, और वो वर्टिकली ऊपर और नीचे की ओर फीलिंग इसकी रहती है। 4 एज इलेक्ट्रिकल ट्रेमर्स फ्रॉम साइड टू साइड। अब चौथा जो है वो अनाहत है, तो अनाहत लेफ्ट और राइट में, इसलिए उसकी जो फीलिंग आती है, ट्रेमर जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट के या साइड बाय साइड के रूप में उसको अनुभव होते हैं। एंड द फर्स्ट थ्री हैव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ट्रेमर्स। तो पहले जो तीन है मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, कुंडली, तो इसके उसमें जो है वो उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड का अनुभव होता है, और अनाहत तक। पर चौथा तो जो है ये यहाँ विशुद्धि है, तो चौथा के अंदर उसको साइड बाय साइड अनुभव होता है। पर पहले तीन जो है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, कुंडली और अनाहत, इसके अंदर उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड का अनुभव होता है। ये ट्रेमर, ये जो ध्रुजन जो है, वो कंपन सा फीलिंग जो है वो आगे पीछे की ओर जैसे होती है, इस तरह का अनुभव होता है। ऑल आर पॉइंट्स ऑफ रेडिएशन दैट सीम टू रिसीड टू ए पॉइंट
and then enlarge into a circle of half an inch diameter, sometimes apparent and sometimes not, depending on the sensitivity of each occasion, which changes from moment to moment. अब ये जो हर पॉइंट है, हर चक्र जो है, उसके अंदर से एक रेडिएशन निकलते रहते हैं, एक प्रकार का कहे कि एक प्रकाश या एक वाइब्रेशन तो है, पर वाइब्रेशन के साथ में एक प्रकार का प्रकाश को साधक फील करता है, क्योंकि वो आंख बंद करके हर चक्र के ऊपर जब दृष्टि करता है तो उसको अलग अलग प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं। और इसीलिए हर एक प्रकार के चक्र के हम कलर है ऐसा हमें बताया जाता है कि भाई ये चक्र का इस तरह का कलर है, ये चक्र का उस तरह का कलर है, क्योंकि वो जब वो अंदर देखता है और रेडिएशन निकलते हैं तो उसको अलग अलग प्रकार के रेडिएशन, अलग अलग कलर के रेडिएशन दिखते हैं। इसीलिए वो अलग अलग चक्र के अलग अलग कलर बताए जाते हैं। पर वो क्या है कि वो एक पॉइंट से वो प्रकाश जो है वो शुरू होता है और फिर धीरे धीरे कम होके बाद में फिर एनलार्ज हो जाता है, व्याप बढ़ता है। और जैसे कि आधा इंच का डायामीटर जैसा हो, इस तरह का उसका डायामीटर। ये चक्र के बारे में, हर एक चक्र के ऊपर इस तरह की एक अनुभूति होती है कि एक सेंटर है, सेंटर से फिर इसको ऐसा अनुभव होता है कि कोई चीज़ निकलती है और एक सर्कुलेट फॉर्म में कुछ उसको एक फीलिंग देती है, क्योंकि चक्र जो है वो गोल है, सर्कुलेट फॉर्म में है, तो उसको जो सेंसेशन वहाँ फील होते हैं तो कुछ इस प्रकार के सेंसेशन उसको फील होता है। और वो इसका जो डायामीटर है तो आधा इंच जितना उसका डायामीटर होता है और वो उस तरह की उसको फीलिंग होती है। अब हर एक चक्र के अंदर, क्योंकि कोई चक्र जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है, कोई चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो इसी तरह उसको इस प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार के वाइब्रेशन, कंपन का अनुभव होता है और साथ में इस प्रकार का रेडिएशन का अनुभव। और ये इतना एरिया में, हाफ एन इंच का डायमीटर के एरिया में उसको इस तरह का अनुभव होता है। और वो हर एक प्रकार की, ये क्या है कि ऐसा स्थिर नहीं है, क्योंकि वो चेंज भी होता है, मोमेंट टू मोमेंट चेंज होता जाता है। और व्यक्ति की सेंसिटिविटी के उसके ऊपर इसका आधार है, मतलब भाई व्यक्ति कितनी सेंसिटिव है, कितनी इमोशनल है, उसकी स्थिति क्या है, इसी तरह ये जो है, ये कामगिरी जो है वो भी बदलती रहती है। साउंड वाइब्रेशंस एंड सेंसेशंस आर लाइक 3 सेक्शंस ऑफ वन स्टिक। अब एक लकड़ी होती है, उसके अगर 3 भाग में हम उसको देखें तो इसी तरह यहाँ जो है साउंड, वाइब्रेशन एंड सेंसेशन, मतलब कि जो ध्वनि है, वाइब्रेशन है, कंपन है, और सेंसेशन जो संवेदना है, वो एक ही चीज़ के 3 भाग है, ऐसा हम कह सकते हैं। वन सेक्शन इज साउंड, वन इज वाइब्रेशन एंड इन द मिडल आर फेल्ट द सेंसेशन। तो एक और ध्वनि है, दूसरी ओर जो है वो वाइब्रेशन, कंपन है, और इन दोनों के बीच में जो है सेंसेशन है, संवेदना है। तो एक जब कोई फीलिंग उसको अंदर होती है कोई भी लेवल के ऊपर, तो इस प्रकार की इसको तीनों की अनुभूति, उसको फीलिंग होती है। साउंड की भी फीलिंग होती है, उसको वाइब्रेशन की भी फीलिंग होती है, और सेंसेशन की भी फीलिंग होती है। वो चाहे चक्र हो या कोई नाड़ी के अंदर जब प्राण घूमता हो, हर जगह पर इस तीनों प्रकार की उसको अनुभव होता है। साउंड, subtle sound is produced at different centers with different rate of vibrations, but the pitch, the rate of resonance of this soundless sound can be high, higher and even higher. तो ये जो सूक्ष्म साउंड जो है, एकदम हर एक सेंटर से कोई ना कोई प्रकार की ध्वनि निकलती है, पर वो इतना सूक्ष्म है कि वो उसको कानों से सुनना नहीं होता है, वो अंदर से ही उसको एक प्रकार का एक ध्वनि सुनाई देता है। जैसे कि अनाहत चक्र है, तो उसके अंदर अनाहत वो शब्द क्या है, हम जब जो भी कोई आवाज़ आती है तो एक आहत होती है,
तो उसके द्वारा आवाज़ पैदा होती है। पर यहाँ कहते हैं अनाहत, जिसके अंदर आहत नहीं होती है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई वहाँ कोई जैसे कि क्लैपिंग करते हैं, कोई इस तरह का कुछ नहीं होता है, फिर भी एक आवाज़ अंदर से निकलती है, उसको सटल साउंड कहते हैं या साउंडलेस साउंड भी कहते हैं। और हर एक सेंटर के अंदर अलग अलग प्रकार के इस तरह के साउंड हर एक सेंटर से निकलते रहते हैं। और उसकी पिच जो है वो भी अलग अलग होती है, वो धीमा भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है और एकदम ऊंचा भी हो सकता है। उसका रेजोनेंस, उसका जो प्रतिध्वनि निकलता है वो रेजोनेंस कुछ इस प्रकार के अलग अलग पिच के ऊपर निकलते रहते हैं। सेंसेशंस आर फेल्ट इन द फिजिकल बॉडी इन द कॉरस्पेंडिंग एरिया डिस्क्राइब अबोव। तो ऊपर जो जो बताए हैं, जो एरिया बताए हैं, उसके वो जगह के ऊपर उसको फिजिकल बॉडी के अंदर भी सेंसेशन होते हैं। जैसे कि भाई मूलाधार स्वादिष्ठान है तो वो तो एस्ट्रल के अंदर है, पर उसका सेंसेशन जो है वो फिजिकल बॉडी में वही जगह पर है। या मणिपुर है तो उसका सेंसेशन उसको नाभि के अंदर उसको मिलेगा। मणिपुर एस्ट्रल के अंदर है पर फिजिकल के अंदर नाभि के अंदर उसको कुछ प्रकार के सेंसेशन मिलते हैं। और यही चीज़ हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस के टाइम पर भी होती है। जैसे कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज़ोर से डर आता है, फियर, तो क्या होता है कि उसका नाभि चक्र के ऊपर एक अलग प्रकार के उसको सेंसेशन फील होते हैं। तो डर जो है वो तो एस्ट्रल के अंदर है, पर सेंसेशन उसको फिजिकल के अंदर भी फील होते हैं, उसी कॉरस्पॉन्डिंग एरिया के अंदर। A feeling of elation, well-being and peace is felt, but such feelings are to be kept in abeyance and the experience allowed to continue and fade away naturally. तो यहाँ जो उसको अलग अलग अनुभव होता रहता है, उसके अंदर एक कृतार्थ का भाव उसको फील होता है, या वेलबींग का एक अच्छापन का उसको एक अनुभव होता है। जैसे कि बहुत सब कुछ एक अच्छी तरह चल रहा है, बहुत एक अंदर पूरी जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया रूप से चल रही है, तो इस तरह की उसको एक फीलिंग आती है। शांति, गहरी शांति के भी उसको अनुभव होता है। तो ये हर एक अलग अलग प्रकार के उसको अनुभव आते रहते हैं, तो वो एक्सपीरियंस को वो आने देता है और फिर वो नेचुरली वो चले भी जाते हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ समझनी ये है कि कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो साधना के मार्ग पर परमानेंट नहीं है। एक्सपीरियंस आते हैं और चले जाते हैं। एक्सपीरियंस से तो साधक को खाली सीखना है, ये एक्सपीरियंस हुआ तो उसको कुछ उससे सीखना मिलता है, फिर कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, वो साधक आगे फिर निकल जाता है, वो नया एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ एक्सपीरियंस को चिपकना नहीं है, अंदर से कोई भी इवन आनंद आता है तो आनंद को भी चिपकना नहीं है, क्योंकि एक क्रेविंग अगर माइंड के अंदर आ जाता है तो फिर से गड़बड़ हो जाती है। यहाँ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस के रूप में ही लेना है, इसके पास होना है और फिर उसको निकल जाने देना है और हमें आगे बढ़ते जाना है। दिस इज रजिस्टर्ड इन द ग्रॉस फिजिकल ब्रेन एंड बॉडी। तो ये सारी चीज़ों का फिजिकल ब्रेन के अंदर भी, फिजिकल बॉडी और ब्रेन के अंदर भी उसका जो है रजिस्ट्रेशन होता रहता है। ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड अंदर, ये एक्सपीरियंसेस जो है वो रजिस्टर्ड होते रहते हैं। इफ दिस इज नॉट रजिस्टर्ड देन वॉट एवर इज हैपनिंग एन एक्सपीरियंस इंट्यूटिवली विल नॉट बी नोन और रिमेंबर्ड एंड विल अमाउंट टू डीप स्लीप ओनली। तो ये अगर एक्सपीरियंस जो है वो रजिस्टर नहीं होते तो उससे वो सीख नहीं सकता है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो ऐसा है कि एक आदमी गहरी नींद में चला गया, फिर उठा तो गहरी नींद में क्या था तो उसको पता नहीं, कुछ नहीं भाई गहरी नींद में क्या था। तो इस तरह का अनुभव हो जाएगा। ये वो अनुभव से जब पास होता है तब हर अनुभव को उसका सेक्शन 1 के अंदर रजिस्टर होना अनिवार्य है, क्योंकि वो अनुभव से ही वो बहुत कुछ सीख सकता है।
दूसरा, जब उसको किसी को गाइडेंस देना होता है तो वो अनुभव उसको हुआ है, इसीलिए वो इसी प्रकार का गाइडेंस भी किसी को दे सकता है। तो ये जो है अनुभव का रजिस्ट्रेशन होना, उसको रजिस्टर्ड होना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो खाली एक नींद, गहरी नींद जैसा हो जाएगा। So to dismiss sound and vibrations as of no consequence and importance is not correct, and gross and subtle are only relative terms। तो यहाँ जो उसको जो अनुभव उसको होते हैं अंदर से, वो उसको वो सच है या नहीं है ऐसा सवाल नहीं है, वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, इसका महत्व है या नहीं है, ये एक बात जो है वो गलत बात है, ऐसा नहीं है। हर अनुभव है उसका महत्व है ही, और वो महत्व के कारण ही उसका रजिस्ट्रेशन है ना जरूरी है। और वो अनुभव चाहे ग्रॉस हो सतल हो, वो तो रिलेटिव टर्म में उसको हम ग्रॉस या सतल कह सकते हैं। जैसे कि वो चक्रों के बारे में भी हम ग्रॉस और सतल कहा, तो वो तो एक रिलेटिव टर्म्स है। फिर भी कोई भी अनुभव होता है उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो महत्वपूर्ण है। द ब्यूटी इज दैट दो साउंडलेस साउंड इज प्रोड्यूस्ड एट वेरियस सेंटर्स, स्पेशली एट मणिपुर, द वाइब्रेशंस आर द रिजल्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द इनर क्लोज सर्किट एंड आर ऑल pervading all over the body। अब जो यहाँ जो अलग अलग जो सेंटर्स है उसमें जो इसमें से जो एक साउंड निकलता है, जैसे कि ये साउंड है ही नहीं, इस प्रकार का जो साउंड निकलता है, एक ध्वनि अंदर से निकलती है, और खास करके मणिपुर चक्र से, और वो इसका जो ध्वनि या इसके जो वाइब्रेशंस है वो इस तरह उसकी स्पीड जो है वो इनर सर्किट की, मतलब इसका जो रिवॉल्यूशन कितना होता है, किस स्पीड से होता है, इसी तरह उसके वाइब्रेशंस और उसका जो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है। दो दे आर फेल्ट लेस इन द लोअर लिम्स एंड हैव ए टेंडेंसी टू गो आउट ऑफ द बॉडी सिस्टम इनटू द ग्राउंड और अर्थ, एंड देयर कैन बी नो इंसुलेशन टू दिस vibrations as in the case of electricity। अब 5 मिनट में एक ब्रेक भी आएगा, पर पढ़ते हैं तब तक। तो क्या कहते हैं कि ये जो एक वाइब्रेशंस वगैरह जो फीलिंग होती है, वो खास करके जो लोअर लिम्ब जो है, नीचे का शरीर का हिस्सा है, उसके अंदर थोड़ी कम रहती है। ऊपर का शरीर का हिस्सा है उसके अंदर ये वाइब्रेशंस की, ये ट्रेमर्स वगैरह जो है फीलिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और जैसे ये देयर कैन बी नो इंसुलेशन टू दिस वाइब्रेशन एज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे बॉडी के अंदर भी जो इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होती है, मतलब ये जो प्राण घूमता रहता है, इससे एक बायो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा एक जनरेट होती है। अब इसका ज़रूरी ये है साधक के अंदर कि इसका इंसुलेशन होना ज़रूरी है। इंसुलेशन होना ज़रूरी है मतलब कि हमेशा हमें कुछ पैर के अंदर पहन के रखना है, चाहे सॉक्स पहने या स्लीपर पहने। घर के अंदर भी ये ज़रूरी है कि आप स्लीपर पहनो या सॉक्स पहनो। अगर खुले पैर आप घूमते रहते हैं तो जो आपने एनर्जी जनरेट की है वो एनर्जी का अर्थिंग हो जाएगा पृथ्वी के साथ में। तो आपने जो एनर्जी जनरेट की है वो पृथ्वी फिर से वो ले लेगी। तो हमें तो एनर्जी को स्टोर करना है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि इस प्रकार किसी प्रकार का इंसुलेशन बॉडी और अर्थ के बीच में होना चाहिए। तो जूते जो है या सॉक्स है, चप्पल है, वो ऐसी चीज़ है जो इंसुलेट के रूप में काम करती है। हमारा बॉडी का डायरेक्ट टच पृथ्वी के साथ नहीं होता है। तो ये साधक को हमेशा ध्यान में, क्योंकि हमारे यहाँ खास ये परंपरा रहती है कि घर में हम कभी भी न शूज़ पहनते हैं न चप्पल पहनते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है कम साधक के लिए कि वो सॉक्स या चप्पल घर में पहने। So in yoga practices, the legs are crossed
over and kept closely tied to the main body, which is seated on a deer skin or tiger skin, and the toes are held in the inside of the knee. अब हम कोई पुराने ऋषि मुनियों के पिक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो कुछ हिरन के चमड़े के ऊपर बैठे हैं या बाघ के चमड़े के ऊपर बैठते हैं, और किताबें, पुरानी किताबों में भी हम जब वर्णन पढ़ते हैं तो ऐसा आता है कि भाई ऐसा ऋषि मुनि इस तरह तप करते थे ऐसी जगह पर बैठ के। और गीता का जो 6वां अध्याय है उसके आत्म संयम योग, उसके अंदर भी इस प्रकार का वर्णन आता है कि आसन कैसा होना चाहिए, उसकी बात होती है। तो ये यहाँ भी कहते हैं कि भाई ऐसे कोई ये इंसुलेशन होना चाहिए, जवारा का कुछ इंसुलेशन होना चाहिए, पर आज के ज़माने में तो ये ऐसा बाघ का या हिरन का चमड़ा मिलना तो मुश्किल है। कम से कम बेड के ऊपर या फिर कोई कंबल वगैरह का इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। पर दूसरी बात यहाँ उन्होंने ये बताई है खास इम्पोर्टेंट कि जो हम पालथी मारते हैं या सुखासन या वज्रासन या सिद्धासन करते हैं वो भी इसीलिए करते हैं कि बॉडी जो है वो अंग जो है एक दूसरे के साथ चिपके रहने चाहिए, क्योंकि पैर अगर आप खुले रहते हैं तो पैरों का जो एन होता है वहाँ से भी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, हाथों के अंदर से भी एनर्जी रिलीज़ हमेशा होती रहती है। इसीलिए तो जब ध्यान में बैठते हैं तो मुद्रा बनाते हैं, या ज्ञान मुद्रा में आप बैठो या कोई मुद्रा में, ताकि उसकी एक सर्किट बनी रहे और एनर्जी जो फिंगर से या बॉडी के कोई, क्योंकि जो छोर का हिस्सा है, जो एंड पार्ट है, वहाँ से हमेशा एनर्जी लीक होती रहती है। तो इसीलिए जब आप ध्यान में बैठते हैं तो कोई मुद्रा बनाते हैं, या हम गायत्री जब करते हैं तो गायत्री मुद्रा बना के हम गायत्री मंत्र का अभ्यास करते हैं। इसी तरह आसन भी जो है वो सुखासन में, मतलब पालथी लगाकर बैठो या फिर पद्मासन में बैठो या सिद्धासन में बैठो, ताकि वो जो है वो बॉडी एक क्लोज रहता है, एक क्लोज सर्किट बन जाती है। तो ये साधना के अंदर ये पॉइंट को भी नोट करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तहाँ बैठ के जैसे तैसे बैठ के साधना नहीं की जाती है। तो इस तरह आसन के ऊपर बैठना पड़ता है, और जो पोस्चर है इस तरह का पोस्चर बना के बैठना चाहिए। ड्यूरिंग एन एक्सपीरियंस दिस 3 साउंड वाइब्रेशंस, वेदर हाई, हायर और स्टिल हायर, एंड सेंसेशन ऑफ वॉट एवर टाइप आर ऑल क्लियरली रजिस्टर्ड। अब ये जो अंदर जो उस चल रहा है चक्रों के ऊपर काम, या अलग अलग जगह पर जो काम चल रहा है, उसके दौरान जो साउंड क्रिएट होते हैं या वाइब्रेशंस होता है या सेंसेशन होता है, जो कुछ हो रहा है उसका क्लियर कट रजिस्ट्रेशन वहाँ सेक्शन 1 के अंदर हमेशा होता रहता है। द एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म ऑफ सेक्शन 1 इज ओपन टू रजिस्टर डायरेक्टली एनी एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ट्रांसेंडेंटल, प्रोवाइडेड it is consciously taken into service. But section 3A and B are consciously closed during practices, refer diagram 3B and 3C. अब हमने आगे देखा इस तरह, क्योंकि यहाँ जो है वो इनकमिंग इम्पल्स को वो आना बंद कर देते हैं, और इनकमिंग इम्पल्स अगर जो कुछ भी आता है तो वो 3B में, या जो इम्पल्स अंदर आया उसको ब्रेन के अंदर कम से कम नहीं जाने देते हैं। तो क्या होता है कि विचारों की प्रक्रिया नहीं बनती है। अब उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा तो कहाँ होगा, सेक्शन 1 के अंदर होगा। तो यहाँ जो डायरेक्ट जो एक यहाँ इसको कहते हैं एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म। तो एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म या एक जो फिल्म की पत्ती जो चल रही होती है, वो फिल्म की पत्ती जो यहाँ फॉरहेड जो है हमारा अगला हिस्सा जो है ब्रेन का, वहाँ इसका रजिस्ट्रेशन ये हो रहा है। और ये एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म का मतलब हमने आगे भी देखा कि अब वो जो सारी चीज़ें जो है वो अंदर से अनुभव हो रहा है। अब बाहर से कोई इम्पल्स का अनुभव ये नहीं है, बाहर से कोई चीज़ देखी और उसका नॉलेज की बात नहीं है। अब ये अंदर जो आत्मा तत्व से रिलेटेड या
अंदर की प्रकृति से रिलेटेड जो भी जो चीज़ का अनुभव उसको लेना है वो डायरेक्ट अंदर का अनुभव उसको आता है, और ये ब्रेन के अंदर जाए बिना वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन एरिया के ऊपर आता है और रजिस्टर हो जाता है। और वो एक्सपीरियंस चाहे ऑब्जेक्टिवली हो, सब्जेक्टिवली हो या ट्रांसेंडेंटल हो, मतलब कि वो वस्तुलक्षी हो या आत्मलक्षी हो या फिर वो कोई और जगह से, ट्रांसेंडेंटल मतलब सीधा आत्म तत्व से आया हुआ हो, ऐसा कोई अनुभव हो, वो सबको ये यहाँ सेक्शन 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर ही रजिस्टर करना पड़ता है। और इस दरमियान जो ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है सेक्शन 3 एंड बी, जहाँ नॉर्मल कोर्स में हमारा जो मेमोरी होती है और रजिस्टर होके मेमोरी का एक पार्ट उसमें फिर से जाता है, वो सारी प्रक्रिया इस स्टेज के अंदर नहीं बनती है। ड्यूरिंग दिस हायर प्रैक्टिस अंडर ए वेरी एडवांस गाइड, द ओल्डर method of thought formation and their registration in the registration area is temporarily stopped and their indirect registration on the unending sensitive film develop in the registration area on which photo pictures of subtler experiences are transmitted. बहुत लंबा सेंटेंस है। तो क्या कहते हैं कि भाई एक पहली बात तो ये कि ये सारी प्रक्रिया जो है वो एडवांस गाइड जो है, या अंदर का गुरु है या बाहर का गुरु भी है, तो बहुत पहुंचा हुआ कोई बाहर का गुरु है उसके गाइडेंस से ही ये करना पड़ता है। अब जो पुरानी टाइप की जो रजिस्ट्रेशन का जो मेथड थी वो यहाँ अगर काम नहीं करती है। वो तो हमने देखा कि भाई पुरानी में तो इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है, तालुका से ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन में से मेमोरी लेके आगे रजिस्ट्रेशन में एरिया में आता है और विचार बनता है। तो ये जो पुरानी जो मेथड जो थी रजिस्ट्रेशन एरिया में ये करने की, रजिस्टर करने की, वो यहाँ टेम्पररीली स्टॉप हो जाती है, वो बंद हो जाती है। इस तरह का रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं होता है। पर यहाँ अगर ही अंदर की जो सेंसिटिव फिल्म जो डेवलप होती है अंदर से, और वो फिल्म से जो कोई पिक्चर निकलते हैं उसका रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली यहाँ सेक्शन 1 के अंदर होता रहता है और ये वहाँ ट्रांसमिट होता रहता है। वो एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ ट्रांसमिट होता है, मतलब कि वो रजिस्टर हो जाता है। द वेरी नेचर ऑफ द अर्लियर रजिस्ट्रेशन एरिया is transformed into this super experiencing mechanism because of inner changes। अब क्योंकि अंदर ऐसे इनर चेंजेस आए, इस तरह की साधना है और इस तरह का इसका स्टेज है, तो जो पहले की जो रजिस्ट्रेशन मेथड थी वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह के नई ये रजिस्ट्रेशन मेथड डेवलप होती है जिसको सुपर एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो अंदर से ही अंदर एक उसको अनुभव निकलता है और रजिस्टर हो जाता है। ये है सुपर एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म, और ये अंदर का चेंज के कारण इस तरह का ये होता है। द टू प्रोसेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट। अब दोनों चीज़ है, एक में ब्रेन के अंदर इम्पल्स जाता है और फिर रजिस्टर होता है, दूसरा में ब्रेन में कुछ भी नहीं जाता है, वो बाहर से डायरेक्ट ये रजिस्ट्रेशन एरिया पर पहुंचता है और वो वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता है। द मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट, और दोनों की रजिस्ट्रेशन की मेथड जो है वो भी अलग है। क्योंकि पहले में तो हम देखते थे कि हमने जैसे इनर डिसिप्लिन में देख लिया कि अंदर इम्पल्स जाता है, फिर IESM केंद्र एक्टिव होते हैं और जिस तरह की इंटेंसिटी होती है इस तरह का विचार बनता है और फिर विचार बाहर निकलता है। पर यहाँ तो IESM केंद्र भी शायद काम नहीं करते हैं, यहाँ तो एक अलग ही स्थिति होती है, और क्योंकि वो अंदर से आया हुआ है वहाँ IESM केंद्रों की ज़रूरत नहीं है और वो डायरेक्ट रजिस्टर्ड हो जाता है। एंड विदाउट दिस सेंसिटिव फिल्म डेवलपमेंट हायर प्रैक्टिसेस आर नॉट पॉसिबल। तो ये इस प्रकार की अंदर
ये सेंसिटिव फिल्म का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है और इस तरह का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे का हायर जो प्रैक्टिसेस है वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस लेता है और एक एक्सपीरियंस को वो ग्रहण करता है, उसके बाद में दूसरा एक्सपीरियंस को ग्रहण करेगा, तो वो रजिस्टर होता है, उसकी जान में होता है, तो फिर वो आगे का एक्सपीरियंस की ओर जा सकता है। इसीलिए अगर ये फिल्म नहीं बनती है या रजिस्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसका आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वी रियलाइज दैट द ब्रेन इज टोटली क्वाइट। अब इसी स्थिति के अंदर दिमाग एकदम शांत हो जाता है, एकदम अंदर, क्योंकि कोई विचारी निर्माण नहीं होते हैं, तो एक प्रगाढ़ शांति की स्थिति का साधक अनुभव करते हैं। एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर वर्क as in case of diagram 1, 2 and 3a, there is internal noise of functioning, sometimes more and sometimes less. Refer the intensity chart and our notes. तो ये हमने आगे देखा कि भाई ये जब लोअर स्टेज के अंदर, मतलब डायग्राम 1, 2 और 3a की तक में, तो क्या होता है कि जो विचार की प्रक्रिया बनती है अंदर, तो कहते हैं कि एक इंटरनल नॉइज़ आता है, एक फंक्शनिंग का नॉइज़ आता है। हालांकि हमारी सेंसिटिविटी तो इतनी पुअर होती है कि हमें कोई इंटरनल नॉइज़ सुनाई नहीं देता है। हाँ, विचारों की एक स्पीड का अनुभव हमेशा रहता है, और जिसका दिमाग फास्ट चलता है उसको ज़्यादा अनुभव होता है कि भाई मेरा दिमाग ज़्यादा चल रहा है। पर इस तरह का पर्टिकुलर एक इंटरनल नॉइज़ जो होता है, वो जब आप धीरे धीरे जितने शांत होते जाते हैं, तब वह इस तरह का इंटरनल नॉइज़ को आप पकड़ सकते हैं। और समटाइम वो नॉइज़ जो है वो भी ज़्यादा कम होता है। और ये इंटेंसिटी चार्ट में, क्योंकि पूरी इंटेंसिटी का हम जब अभ्यास करते हैं ISM केंद्रों का, तब हम यही देखते हैं कि इंटेंसिटी बनती है इसी तरह कि कुछ वहाँ कुछ एक जो इम्पल्स अंदर से आके जो मेमोरी पैटर्न के साथ बाहर आता है, उसकी एक आहट होती है, एक चोट होती है आगे के हिस्से में कोई केंद्र के ऊपर, और वो जो कितनी इंटेंसिटी से वो क्लैश होता है, वो इंटेंसिटी जनरेट होती है। ऐसा हमने ISM केंद्रों के अंदर देखा था। तो उसके दौरान कुछ प्रकार का एक नॉइज़ क्रिएट होता है। हालांकि जैसे हम इसके बारे में हमारा इतनी सेंसिटिविटी नहीं होती है कि ये सारी चीज़ों को हम नोटिस कर सकें, पर एडवांसमेंट के अंदर ये सारी चीज़ का अनुभव हो सकता है। बट नाउ दिस कंप्यूटर्स डू नॉट फंक्शन एट ऑल ड्यूरिंग हायर प्रैक्टिसेस लाइक दे नॉर्मली डू इन नॉर्मल अवेयरनेस। अब जब हायर प्रैक्टिसेस होते हैं तो इस तरह का अंदर का फंक्शनिंग ये बंद हो जाता है डायग्राम 1 के अंदर, 2 के अंदर और 3a के अंदर, क्योंकि फिर तो डायरेक्ट UDM का ही और उसके बाद में चैतन्य तत्व का प्रैक्टिस चालू हो जाती है। तो ये कंप्यूटर अभी उसका कामगिरी अलग हो जाती है। इस तरह से जो पहले जो काम करती थी, इस तरह का यहाँ नहीं होता है, यहाँ हायर प्रैक्टिस के अंदर। द सेल्फ, आत्मन, ईश्वर, which is pure cosmic consciousness, merely conveys, and whatever is conveyed is photographed, that is in universal coded language, and instead of the normal registration, now the super sensitive film, the experiencing mechanism, constantly receives clear pictures even in inky blackness conditions, which are then sent to memory section 3a as memory of the experience in this life। यहाँ भी लंबी बात की है। तो पहली बात ये है कि ये जो हमारा आत्म तत्व है, जिसको हम आत्मा कहे, ईश्वर कहे या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहे, वो अंदर से कुछ प्रकार के फोटोग्राफ निर्माण करके कन्वे करती है, वो निकालती है, बाहर पहुंचाती है। और ये जो फोटोग्राफ्स होते हैं, वो फोटोग्राफ्स है, यहाँ तो शब्द यूज़ किया है, एक्चुअली तो वो कुछ यूनिवर्सल कोडेड लैंग्वेज के अंदर कुछ चीज़ें निकलती है, यहाँ इसको
फोटोग्राफ के रूप में बताया है, पर एग्जैक्ट वो फोटोग्राफ हम जिस तरह समझते हैं ऐसे फोटोग्राफ नहीं होते हैं। वो यूनिवर्सल कोडेड लैंग्वेज होती है और वो लैंग्वेज के अंदर की कुछ चीज़ यहाँ हमारे सेक्शन 1 के अंदर आती है, जिसको वो अनुभव होता है वो सेक्शन 1 के अंदर वो चीज़ निकलती है। वो आत्म तत्व या हमारा जो ईश्वर या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वहाँ से वो इस तरह को बाहर आती है और रेजिस्टेंस एरिया में पहुँचती है। और जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की पहले प्रक्रिया था, इसके बदले में ये जो चीज़ निकली है वो सुपर सेंसिटिव फिल्म के रूप में या एक एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म के रूप में यहाँ आगे की ओर आती है और वो कॉन्स्टेंटली आगे आती है और कुछ प्रकार के पिक्चर बनाती रहती है। और वो चाहे अंदर की स्थिति इनकी ब्लैकनेस है, क्योंकि जब चैतन्य का अंदर अनुभव होता है तो उसके अब हम ऐसा सुनते आए और पढ़ते हैं कि भाई आत्मा का दर्शन होता है तो करोड़ों सूर्य जैसे उगे हैं, इसका प्रकाश निकलता है, ऐसा फीलिंग होता है। पर यहाँ उल्टी बात है कि जब आत्मा तत्व का अनुभव होता है तो इनकी डार्कनेस का अनुभव होता है। डार्कनेस ऐसी जैसे इंक जैसी डार्कनेस, इसका अनुभव, क्योंकि आत्मा तत्व कोई वास्तव में कोई तत्व नहीं है। आत्मा ऐसी उसको न वस्तु कह सकते हैं न चीज़ कह सकते हैं, पर भाषा में हम बोलते हैं कि आत्म तत्व। तो आत्म तत्व ऐसा है कि जो पंच तत्व से भी परे है, वो कोई मटेरियल नहीं है। और अगर कोई मटेरियल होता है तो ही उसका वो प्रकाश हो सकता है। जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य एक मटेरियल है। तो मटेरियल जगत के अंदर प्रकाश का होता है। जब प्रकाश नहीं होता है, जो स्थिति होती है उसको अंधकार कहते हैं। तो यहाँ आत्म तत्व जो है वो क्योंकि तत्व नहीं है, वो सब तत्वों से परे की चीज़ है, तो वहाँ कभी प्रकाश जैसा कुछ नहीं होता है। वहाँ जो होता है वो इनकी डार्कनेस है और वो उसकी ओरिजिनल स्थिति है। ओरिजिनल स्थिति में इनकी डार्कनेस का ही होना। आप स्पेस में जाओगे तो वहाँ प्रकाश नहीं मिलेगा, वहाँ एकदम डार्कनेस ही है। स्पेस में दूर दूर तक वहाँ कोई प्रकाश होता ही नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल स्थिति है। प्रकाश का आना वो तो एक आर्टिफिशियल चीज़ बन गई, किसी चीज़ को लाना। पर जो चीज़ नहीं है और जो ओरिजिनल में है वो सही है, और वो चीज़ है इनकी ब्लैकनेस। तो इनकी ब्लैकनेस कंडीशन के अंदर भी ये साधक इस तरह का अनुभव करता है और वो कुछ प्रकार के पिक्चर को रिसीव करता रहता है और ये लाइफ को इस तरह वो एक्सपीरियंस करता रहता है। These photographs are clear and understood after a great length of time and labor, depending on the persistent labor of the individual. But once clear, they are so even in absolute inky black darkness conditions and are seen as on a clear television scene in color and sound. तो ये फोटोग्राफ जो अंदर से आते हैं या जो कोडेड लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ निकलती है, वो उसका बार बार इसका अभ्यास करना पड़ता है। लंबे समय तक इसका अभ्यास, इसका एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तब जाके फिर वो इसको समझ सकते हैं कि भाई ये एक्सपीरियंस क्या है, इसका महत्व क्या है, ये क्यों है, ये एक्सपीरियंस है, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह अनुभव साधक फिर करता रहता है। और जैसे आगे बताया, इसी तरह ये एक्चुअलियत इनकी ब्लैक डार्कनेस स्थिति के अंदर भी वो, जैसे हम टेलीविज़न में कैसे कलर और साउंड देखते और सुनते हैं, इसी तरह यहाँ ये इनकी ब्लैकनेस की स्थिति के अंदर भी आगे रजिस्ट्रेशन एरिया में ये सब कुछ देखता रहता है। तो यहाँ बात समाप्त होती है, यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ लास्ट में उन्होंने ये अंदर की स्थिति का वर्णन किया है, या अंदर का अनुभव किस तरह रजिस्ट्रेशन होता है उसका अनुभव किया है। यहाँ प्रक्रिया का चैप्टर समाप्त होता है और हमारा समय भी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट टाइम से और कुछ पढ़ेंगे। मैं सोचता हूँ कि अभी डिस्कोर्सिस जो है तावरिया जी के, उसके अंदर बहुत कुछ उन्होंने बहुत गहराई से बताया हुआ है। तो शायद अगर इनकी प्रेरणा होगी तो नेक्स्ट वीक से डिस्कोर्सिस चालू करेंगे। डिस्कोर्स 1 से फर्स्ट मीटिंग से ही चालू करेंगे। देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है, इस तरह हम करेंगे। तो यहाँ समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। कोई प्रश्न है तो नेक्स्ट वीक ले लेंगे।